विल बी टेकन ऑन वीकली बेसिस के ऊपर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अभिनव सर, विक्रम सर, रवि सर। सो इट्स अबाउट लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, है ना। हमने, मुझे लगता है कि कल के सेशन में थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था इसके रिलेशन में कि लैंडर बेसिकली कौन रहेगा। जैसे मान लो एक पर्सन है ए, ये गए बैंक के पास लोन लेने के लिए। ए यहाँ पे क्या कहलाएगा, बोरर, एंड बैंक यहाँ पे क्या कहलाएगा, लैंडर। लैंड कर रहे हैं ना मनी, तो यहाँ पे जो मनी तो ये लैंड कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा पैसा है जो बैंक लैंड कर रहे हैं, ये पैसा है भाई डिपॉजिटर्स का। बैंक का अपना पैसा तो है नहीं, है किसका पैसा है, डिपॉजिटर्स का। एंड जब भी डिपॉजिटर्स का पैसा इन्होंने लैंड करना है किसी भी पर्सन को, डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क अटैच रहेगा। ये एक्टिविटीज के साथ रिस्क अटैच रहेगा ना, कि पता नहीं पर्सन पे करेगा फ्यूचर में कि नहीं करेगा, लेकिन आपको तो अपनी लाइबिलिटी मीट ऑफ करनी है, आपको तो लिक्विडिटी इंश्योर करनी है, आपको तो अपना एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है, ठीक है। तो वो केस के लिए अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ली जाती हैं लैंडर की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ अप्रेजल प्रोसीजर, इन द फॉर्म ऑफ अप्रेजल प्रोसीजर दैट इज फॉलोड बाय द lender while advancing loan to the customers. गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आप जो चैप्टर है हमारा कि क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, इसके ऊपर है चैप्टर लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। ओके, तो स्टार्ट वैसे हमने कल के सेशन में किया था, जिसमें मैंने आप रिकॉल कर लेते एक बारी, जो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं आपको लोन ओरिजिनेशन के केस में। लोन ओरिजिनेशन बेसिकली है क्या, फ्रॉम दी स्टार्टिंग टू दी एंड। जब आपने एप्लीकेशन फाइल की लोन के लिए एंड जब आपको डिस्बर्स किया गया फाइनली लोन, इसके बीच में जो भी सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, वो सारी आपका लोन ओरिजिनेशन का पार्ट रहेंगी। या आप इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो, नोन एज इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, डिस्बर्समेंट। 3 स्टेजेस आपकी रहेंगी। जिस भी पर्सन को आपने लोन देना है, डेफिनेटली आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करोगे अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पर्सन। चाहे आप थर्ड पार्टी से हेल्प ले लो, ठीक है, जो भी आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है उसकी हेल्प ले लो। यू हैव टू फर्स्टली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस, इनकम लेवल, कि वेदर दैट पर्सन विल बी एबल टू मीट ऑफ हिज और हर लाइबिलिटी और नॉट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल बी देयर, है ना। ये सारी चीजें रहेंगी कि मेरे को इतनी अमाउंट अकॉर्डिंग टू हिज क्रेडिट वर्दीनेस, अकॉर्डिंग टू हिज इनकम लेवल, अप टू दैट अमाउंट आपको लोन सैंक्शन किया जा सकता है। वो आपका सेकंड स्टेज का पार्ट रहेगा। मुझे लगता है सेकंड स्टेज हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड फेज डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट फेज हमने डिस्कस कर लिया था कल के सेशन में कि बेसिकली आप इसमें 2 जो की एस्पेक्ट है वो देखते हो कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है कस्टमर की एंड कितना रिस्क एसोसिएट है इन लैंडिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हो। जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है वो आपका डेमोग्राफिक, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सारी हो सकती हैं। यू विल ट्राई योर बेस्ट कि आपने अपना रिस्क कम से कम करना है ना, मिनिमाइज करना है या मिटिगेट करना है। कैसे करोगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चेक करोगे कि भाई कस्टमर कहीं पहले कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रखा इसने, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना फर्स्ट स्टेज का काम रहेगा, फर्स्ट फेज का फर्स्ट स्टेज में ये सारी चीजें होंगी। इन्फॉर्मेशन आप एजेंसीज, एक्सटर्नल एजेंसी से भी कलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट भी आप ले सकते हो कि हाँ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस के रिलेशन में डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, प्रूफ ऑफ इनकम के रिलेशन में, जिसकी हेल्प के साथ यू विल गेट टू नो कि वेदर कस्टमर विल बी एबल टू मीट ऑफ हिज और हर लाइबिलिटी और नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज डिस्कस करते हैं, सेकंड फेज। द सेकंड फेज इन लोन ओरिजिनेशन इज क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। क्रेडिट ऑफिसर्स सिक्योरिटाइज द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू देम and arrive at the loan eligibility and fix the terms and condition to be offered to the customer, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आफ्टर स्क्रीनिंग जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं दे विल गेट टू नो। एंड जनरली 2 की टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। क्या क्या टेक्निक्स हैं, कंफर्मिंग दैट द कस्टमर सेटिस्फाई द बेसिक नॉर्म्स एंड पॉलिसीज एंड बाय अप्लाइंग वेटेड रिस्क बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग। मतलब 2 यहाँ पे टेक्निक्स रहेंगी। सबसे पहली टेक्निक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ये पर्पस के लिए की जाती है, किस पर्पस के लिए, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन के लिए। सबसे पहली टेक्निक है कंफर्मिंग दैट द कस्टमर सेटिस्फाई द बेसिक नॉर्म एंड पॉलिसीज
and by applying weighted risk-based credit scoring. This is an important phase in the origination cycle as decision made here affect the health of the portfolio. अगर आपने इनकरेक्ट डिसीजन लिए देन डेफिनेटली दैट विल एनहांस योर रिस्क लेवल. ठीक है, तो सबसे पहले आप यही चीज अश्योर करोगे कि जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ठीक है, आपने प्रॉपरली अच्छे से कस्टमर के साथ उनको डिस्कस किया है, ये सारी चीजों के रिलेशन में है. सेकंड क्या है, एंड मे ऐड टू बैड डेट्स अफेक्टिंग द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस. सेकेंडली देखो, एक तो जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के रिलेशन में जो भी पोर्टफोलियो है, अगर आपने इनकरेक्ट डिसीजन लिए डेफिनेटली एक तो रिस्क जो है वो इंक्रीज होएगा. सेकेंडली आपके जो बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स बेसिकली क्या रहते हैं कि जिनको आपने पैसा दिया, बंदे ने पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है, वॉट एवर मे बी द रीजन, ठीक है, वो अभी पैसा नहीं दे पा रहे, वो आपके क्या कहलाएंगे, बैड डेट्स कहलाएंगे. इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया आपने इन केस ऑफ कस्टमर सिलेक्शन, ठीक है, तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज दी बैड डेट्स. तो दो चीजें यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर कंफर्मिंग दैट कस्टमर सेटिस्फाई द बेसिक नॉर्म, एंड सेकेंडली इज व्हाट, बाय अप्लाइंग दैट नॉर्म्स टू दी रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, देन थर्ड फेज के ऊपर आ जाओ. थर्ड फेज किसके साथ रिलेटेड है, डिसबर्समेंट के साथ रिलेटेड है. Either a check for the sanction amount is issued to the customer or the amount is transferred to the customer account जब भी डिस्बोर्स करना है लोन. A repayment schedule stating the amortization is prepared for the customer. डेफिनेटली आपने डिस्बोर्स तो कर दिया लोन, कि किस तरीके से रीपे भी तो करना है, कब आपका हॉलीडे पीरियड खत्म होएगा, कब से आपने स्टार्ट करना है रीपेमेंट, ये सारा प्रॉपर शेड्यूल भी प्रिपेयर किया जाएगा इन दिस स्टेज. ठीक है, तो 3 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी डिस्कस की, इंफॉर्मेशन, क्रेडिट अप्रेजल एंड डिसबर्समेंट के रिलेशन में. किसकी ये 3 स्टेजेस हैं, लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस की. ओके, देन नेक्स्ट इज अप्रेजल प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, द प्रोसीजर दैट लेंडर मस्ट फॉलो इंटरनली एज वेल एज अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स. सेकेंडली, सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज अ प्रोसेस, द प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर कुड बी कॉम्प्लेक्स given the laws of the land on transfer of property. The lender's operational manual, desk card would deal with each step in some detail. मतलब कि आपने जो भी चीजें कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, ठीक है, इन केस टू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, वो सारा आपका अप्रेजल प्रोसीजर का पार्ट रहेगा. It also lists the requirement in each step of the process and sub process related activity and documentation जिसके साथ आपको कंप्लाई करना है इन लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म. डेफिनेटली जब भी आपने लोन के लिए अप्लाई करना है किसी भी एरिया में, किसी भी कंटेक्स्ट में, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे. द अप्रेजल प्रोसेस बिगिन विद एन एप्लीकेशन प्रोसेस और फॉर्म. एन एप्लीकेशन फॉर्म इज डिजाइन टू कलेक्ट all relevant information that a lender needs to decide whether prima facie the loan exposure would be an acceptable risk and fall within the policy parameter of the bank. This is the first step preceding the other process. सबसे पहले तो यही चीजें की जाएगी ना कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई उसमें देखा जाएगा कि आपको जो लिमिट असाइन है, कितना आप लोन एक्सपोजर कर सकते हो इन दैट केस, क्या आपको अलाउड भी है टू दैट एक्सटेंट लोन प्रोवाइड करना. ठीक है, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी इन दिस स्टेज. एंड अगर ये स्टेज से क्लियर हो गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस क्या हैं डेफिनेटली फॉलो होंगी. अगर यही स्टेज पे सेटिस्फाई नहीं कर पाए देन डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेजेस फॉलो करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता. ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है हो सकता है हाउसिंग लोन के केस में, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म के केस में, लोन इंफॉर्मेशन जो आपको फिल करके देना हो सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर्म, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिटेल्स, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक, है ना, कि ये आप हमें चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको ये जो फॉर्म है ये फिल करने पड़ेंगे. एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिटेल्स फॉर्म, प्रॉपर्टी डिटेल फॉर्म, LIC पॉलिसी डिटेल फॉर्म एंड जर्नल डिटेल फॉर्म. ठीक है, देन नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर अवेलिंग अ होम लोन. तो अगर आपने होम लोन के लिए अप्लाई करना है
हम यहाँ पे जनरल प्रोस्पेक्टिव से देखें, है ना, जो सारे बैंक्स ने फॉलो करने होते हैं कि ये तो हम लेने ही हैं डॉक्यूमेंट्स, बट दैट में वेरी बैंक टू बैंक, ठीक है, दैट में वेरी बैंक टू बैंक ऑल्सो। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब बेसिक तो आपने लेने हैं कि भाई ये फॉर्म तो सबमिट करवाने ही पड़ेंगे, उसके अलावा जो भी ओवर एंड अबव चीजें रहेंगी दैट में वेरी, ठीक है। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन शुड कॉल फॉर अ फ्यू अदर डॉक्यूमेंट्स विच सप्लीमेंट एंड इस्टेब्लिश द पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा भाई मेरी इनकम इतनी है, तो उसके साथ प्रॉपर उसके साथ रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, आपने लिखा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, प्रूफ ऑफ एड्रेस के रिलेशन में डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा, है ना, आइडेंटिटी के रिलेशन में डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा, तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे लिए जाएंगे, जो भी आपने मेंशन किया एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के आपने अटैच करने हैं साथ। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल एक तो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी कार्ड्स, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, प्रूफ ऑफ बिजनेस, कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, डीड एग्रीमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, पासबुक, लेटर ऑफ अलॉटमेंट फॉर हाउसिंग बोर्ड, कॉपी ऑफ अप्रूव प्लान। क्यों ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम किस चीज के कंटेक्स्ट में डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं? होम लोन के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ अप्रूव प्लान, अगर आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है, अप्रूवल अगर चाहिए इन रिलेशन टू दैट, ठीक है। एस्टिमेट वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अप्रूव वैल्यूअर्स इन केस कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कॉपी ऑफ रिलेटिव ऑर्डर। तो डेफिनेटली होम लोन के केस में ये सारी जो चीजें रहेंगी, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपसे डिमांड किए जा सकते हैं, ठीक है। अप्रेजल किस तरीके से रहेगा? द अप्रेजल कंप्राइज अ वैलिडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट collected by the various credit verification agency, property appraisers, banks, solicitors, etc. In the process of validation, the information is checked against the bank's policies, budgetary guidelines, risk management practices and any negative list. Appraisal is basically what? कि जो आपने ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए ना, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ होम लोन, कि जो आपने ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग के रिलेशन में रहेगा, ठीक है, प्रॉपर स्क्रीनिंग के रिलेशन में, या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, चाहे आउटसाइड रिसोर्सेज से, जो भी अप्रेजर्स हैं उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप यूज करोगे टू गेट टू नो कि जेन्युइन कस्टमर है, एबल टू मीट ऑफ हिज और हर लाइबिलिटी और नॉट, एंड जो अमाउंट डिमांड की गई है वहां पे, एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या आपकी बैंक की पॉलिसी के साथ वो एक सिंक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये पार्ट रहती हैं आपका अप्रेजल का। देन एग्रीमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर अप्रेजल प्रोसेस। तो अप्रेजल प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं? हाउसिंग लोन एप्लीकेशन, अप्रेजल फॉर्म, टर्म लोन एग्रीमेंट, कोई गारंटी एग्रीमेंट है वो मांगा जा सकता है, अरेंजमेंट लेटर टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिसमें हाउसिंग फाइनेंस के रिलेशन में, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर टू बी एड्रेस्ड बाय द बोरर टू हिज और हर एम्प्लॉयर, लेटर टू बी एड्रेस्ड बाय बोरर्स एम्प्लॉयर टू द बैंक। जैसे कई बारी अश्योरेंस मिलती है ना एम्प्लॉयर की टू द बैंक टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉय, तो वो केस में प्रॉपर जो साइनिंग के साथ लेटर रहेगा वो आपने जो है अप्रेजल प्रोसेस का पार्ट रह सकता है। मॉर्गेज कंफर्मेशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स इन कनेक्शन विद प्लेज ऑफ अदर सिक्योरिटी वेयर एवर एप्लीकेबल, ठीक है। तो अप्रेजल प्रोसीजर में आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा सकते हैं। देन अप्रेजल फॉर्म फॉर अ होम लोन, क्या क्या चीजें रहती हैं होम लोन के केस में? हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अप्रेजल फॉर्म किस तरीके से रहता है होम लोन के केस में? सबसे पहले एलिजिबल लोन अमाउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, दैट लेंडर कुड हैव अ पॉलिसी लेइंग डाउन द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ए होम लोन एक्सपोजर अगेंस्ट विच अ लोन एप्लीकेशन इज चेक, द पैरामीटर्स कुड बी एज फॉलोज। जब भी आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया, डेफिनेटली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा होता है ना बैंक्स ने कि भाई पर्सन की एज इतनी होनी चाहिए, उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे या आइडेंटिटी के तौर पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अगर तो आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठ रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आगे फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा। नहीं बैठ रहे तो वहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या पैरामीटर्स जो हैं हो सकते हैं जब भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है? सबसे पहले प्रेफर्ड एज ग्रुप, एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इस तरीके से आप होम लोन ले रहे हो तो ये एज ग्रुप के पर्सन ले सकते हैं, इसके नहीं ले सकते, या
कोई अगर ले भी तो क्या कंडीशन है जो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। मिनिमम सैलरी एंड इनकम लेवल, areas localities where home loan will be given and areas where he will not take an exposure, नेगेटिव लिस्ट कंटेनिंग अदर डिस्क्वालिफिकेशन कि जिस केस में आपको होम लोन नहीं मिलेगा अगर आपने ये चीजें कर रखी हैं, डिफॉल्ट कर रखा है, ब्लैक लिस्टेड हो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो लिस्ट है, ठीक है, ये भी पार्ट हो सकती है आपका जब भी आपने एलिजिबिलिटी चेक करना है इन केस ऑफ अप्रेजल ऑफ ए होम लोन, ठीक है। Then the banker and lender would be well advised to develop such risk asset acceptance criteria। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आपने लोन देना है वो केस में रिस्क एसोसिएट है एंड आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन यू विल ट्राई योर बेस्ट कि मैंने रिस्क को मिटिगेट करना है टू दैट लेवल जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या किया जा सकता है बैंक या लेंडर की तरफ से, रिस्क एसेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि अप टू कि अगर पर्सन की इनकम इतनी है ना टू दैट एक्सटेंट मैं रिस्क ले सकता हूँ, इसको इतनी अमाउंट तक का लोन दिया जा सकता है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी है पे ऑफ करने की, ये इसने सिक्योरिटी रखी है, टू दैट एक्सटेंट मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ या रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है रैक, नोन एज रिस्क एसेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। दिस विल इंश्योर दैट पोर्टफोलियो क्वालिटी इज डेवलप्ड एंड मेंटेन इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द बैंक। क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं इस केस में, सबसे पहले देखा जाएगा पैरामीटर 1 में कि कितनी अमाउंट रिक्वेस्ट की गई लोन के लिए, कॉस्ट ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयर, कोई सा भी रीजन हो सकता है ना होम लोन के लिए, कोई सा भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अमाउंट अंडर अबव लेस मार्जिन स्टिपुलेटेड, मतलब जो आपने यहाँ पे ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी में जो आपने चीज देखी, ठीक है, जितनी भी अमाउंट है उसमें से आपने मार्जिन सब्ट्रैक्ट कर देना है। मार्जिन बेसिकली क्या रहता है, बोरर का कंट्रीब्यूशन, जब भी आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है लोन के रिलेशन में, है ना, किसी भी चीज के रिलेशन में, हाउस बनवाना है, मान लो 10 लाख रुपया चाहिए, कितना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना बैंक जो है वो कंट्री करेंगे, आपका जो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा दैट इज बेसिकली मार्जिन। अमाउंट अंडर अबव लेस मार्जिन स्टिपुलेटेड, लोन अमाउंट ए और सी विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होएगा वो एज अ लोन अमाउंट सेट किया जाएगा। देन पैरामीटर 2, ग्रॉस मंथली इनकम जो है पर्सन की, वो ग्रॉस इनकम ऑफ द एप्लीकेंट जो अप्लाई करने आ रहा है, ऐड अगर स्पाउस की कोई इनकम है उसको ऐड करोगे, कोई और सोर्सेज से इनकम है, मतलब व्हाट एवर आर योर सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है, वो चेक किए जाएंगे सेकंड पैरामीटर में। पहले केस में कितनी आपने अमाउंट ऑफ लोन रिक्वेस्ट की, सेकंड आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, डेफिनेटली ये चीज चेक की जाएगी आपकी कितनी है, स्पाउस की कितनी है और सोर्सेज क्या है इनकम के, क्योंकि विद दी हेल्प ऑफ दैट आप जो आपका जो डेट है वो मीट ऑफ करोगे। तो सेकंड पैरामीटर में इनकम से रिलेटेड रहेगा ग्रॉस मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, रानी मैम आप किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, कौन सी क्लास की कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। पैरामीटर 2 में हमने दो चीजें चेक करनी है, एक तो ग्रॉस मंथली इनकम, एक नेट मंथली इनकम। ग्रॉस का मतलब कि इसमें कुछ डिडक्शन नहीं है, नेट का मतलब कि अगर आपने कोई चीज डिडक्ट करनी है, नेट का मतलब क्या रहता है, एड बैक कर रखी है कोई चीज, ठीक है। तो नेट मंथली इनकम चेक करोगे कि नेट मंथली इनकम कितनी है यहाँ पे एप्लीकेंट की, स्पाउस की कितनी है, कोई और सोर्सेज से जो भी इनकम है, ठीक। नेट का मतलब कि डिडक्शन, मतलब आपने कुछ एक्सपेंसेस भी तो करे होंगे ना, कहीं पे वो इनकम जाती भी होगी, है ना, कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, तो वो इफेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चीज चेक की जाएगी। देन उसके बाद टोटल। सेकेंडली सर्विस एलिजिबिलिटी, आपने आप अगर जॉब कर रहे हो, ठीक है, कि कम से कम इतने साल आप सर्विस में होने चाहिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सर्विस एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है इन केस, नॉर्मली ये किस केस में होएगा, सैलरीड क्लास पीपल के लिए होएगा कि भाई इतना होना चाहिए आपका सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन एज एलिजिबिलिटी की प्रेजेंट एज कितनी है, कितने टाइम पीरियड में आपने रीपे करना है लोन, एज एट द एंड ऑफ द रीपेमेंट पीरियड एंड रिटायरमेंट एज, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लीगल ओपिनियन, डेट ऑफ ओपिनियन, नेम ऑफ द एडवोकेट who should be in a panel of financing institution. Then next is valuation detail.
शेयरिंग के रिलेशन में मैम आप पूछ रहे हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके चलो इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या डिस्कस किया हमने? लीगल ओपिनियन। डेट ऑफ ओपिनियन क्या है? ठीक है, अगर आपने लीगल ओपिनियन लिया इन रिलेशन टू लोन, नेम ऑफ द एडवोकेट हु शुड बी इन द पैनल ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक, देन नेक्स्ट इज वैल्यूएशन डिटेल, डेट ऑफ वैल्यूएशन, नेम ऑफ द वैल्यूअर जिन्होंने वो वैल्यूएशन की है प्रॉपर्टी के रिलेशन में, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिपेयर। यहाँ पे वर्ड एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि दैट में वेरी फ्रॉम एक्चुअल वन, है ना, कि आप कितना हो सकता है कि इतना खर्चा है। जब भी आप घर मैन्युफैक्चर नहीं कंस्ट्रक्ट करते हो, जब भी आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो रिपेयरिंग के रिलेशन में एस्टिमेशन रहता है ना कि भाई इतना खर्चा आएगा, है ना, एंड दैट में वेरी नॉर्मली ज्यादा ही आता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिपेयर, वेदर द प्रॉपर्टी इज एनकम्बर्ड, येस और नो, इसके रिलेशन में। एनकम्बर्ड का मतलब क्या रहता है कि मतलब क्या वो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट, ठीक है, कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट, नॉन एनकम्बर्ड है कि नहीं है, ये चीज चेक की जाएगी। देन अगर इफ येस, नेम ऑफ द मॉर्गेजी, अगर ये एनकम्बर्ड एसेट हुआ, एनकम्बर्ड मतलब कि जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट है, ठीक है, एंड आपको पता है कि अगर प्रॉपर्टी मतलब हाउस के ऊपर चार्ज क्रिएट है, कौन सा नेचर रहता है वो चार्ज का? मॉर्गेज रहता है। मॉर्गेज के केस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है? मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, एंड चार्ज किसने क्रिएट किया होगा? डेफिनेटली लेंडर में। इन केस ऑफ मॉर्गेज लेंडर इज नोन एज व्हाट? मॉर्गेजी। तो इफ यस तो क्या नाम क्या है मॉर्गेजी का, वो मेंशन करोगे। अमाउंट ऑफ लोन टेकन, अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना अभी तक आपने पे नहीं किया। ओके, देन नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन डिटेल्स, डेट ऑफ इंस्पेक्शन बाय स्टाफ ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इंस्पेक्शन डन बाय होम, किसने की है, क्या ऑब्जर्वेशन रही इंस्पेक्शन के दौरान, क्या ऑब्जर्वेशन रही, स्पेसिफिक कमेंट ऑन इंटरेक्शन विद नेबर ऑफिशियल्स ऑफ सोसाइटी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, डिस्कशन विद बिल्डर, ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, द लैंडमार्क ऑफ द एरिया, अप्रोच डिटेल्स टू द बिल्डिंग, बाउंड्री डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। इंस्पेक्शन में यही सारी चीजें रहेंगी ना, तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया इसके रिलेशन में आपने बताना है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट में भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, फिक्स्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहेगा, फ्लोटिंग मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन सिक्योरिटी डिटेल, अगर आपने कोई सिक्योरिटी रखवाई है, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी अगर रखवाई है, डेफिनेटली उसके रिलेशन में प्रॉपर डिटेल आपसे यहाँ पे ली जाएगी। मार्केट वैल्यू क्या है, लैंड, हाउस, फ्लैट, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, इसके रिलेशन में कितना मार्जिन रहेगा सिक्योरिटी के केस में। देन रीपेमेंट डिटेल, आप अगर आपको लोन मिला है डेफिनेटली आपने रीपे करना है। हॉलीडे पीरियड कितना है, जब मतलब जब भी लोन सैंक्शन करते हैं ना उसके बाद साथ ही साथ तो आपने रीपे नहीं करना होता, कुछ टाइम पीरियड रहता है कि जहां पे आपको मतलब लोन रीपे नहीं करना होता, वो कहलाता है बेसिकली हॉलीडे पीरियड। कितने महीने का है वो रहेगा। रीपेमेंट टू स्टार्ट फ्रॉम, कौन से महीने से स्टार्ट होएगी। टाइप ऑफ ईएमआई रेगुलर है कि वेरिएबल है। रीपेमेंट कितनी अमाउंट की आपकी ईएमआई बन रही है, ठीक है, कितने रुपीस की बन रही है, कितनी ईएमआई में आपने पे करना है, 12 ईएमआई में पे करना है, 10 में करना है, ईच ईएमआई बन रही है लेट्स से 5625, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें भी बतानी है इन केस कहाँ पे, कौन से सेक्शन में, रीपेमेंट डिटेल्स में। ओके then next is other charges, definitely processing charges will be there in case of loan application, processing charges will be there जिनके साथ आपको comply करना है। जो भी प्रोसेसिंग फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फी, डेट ऑफ कलेक्शन, अपफ्रंट फी, डेट ऑफ कलेक्शन, इसके रिलेशन में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। कोई लिटिगेशन डिटेल्स हैं लॉ के साथ, कोर्ट इन्वॉल्वमेंट जहां पे आपको देखने को मिलेगी वो सारी डिटेल्स। अगर कोई कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हो, रिलैक्सेशन, उसके बारे में बताया जाएगा। देन डिस्बर्समेंट डिटेल की आपका जो लोन है किस तरीके से कितनी स्टेजेस में डिस्बर्स किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में इतना डिस्पोज किया जाएगा इतनी डेट को, सेकंड स्टेज में इतना डिस्पोज किया जाएगा इतनी डेट को, इन रिलेशन टू दैट, ठीक है। आई होप सो अभी ये चीज क्लियर होगी वो आपको।
इन रिलेशन टू अप्रेजल फॉर्म ऑफ ए होम लोन क्या क्या चीजें जो रहती हैं वो चेक की जाती हैं, या क्या क्या चीजें जो हैं उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स. ओके. Then next is a loan for construction house. In case of house, area of a plot, proposed built up area, purchase price, architecture fees, cost of construction. In case of a flat, area of undivided share of land, cost of undivided share of land, semi finished flat है, आपका फुली फर्निश्ड है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने, इसके रिलेशन में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है. मार्केट वैल्यू क्या है एज पर द रिपोर्ट, उसके रिलेशन में बताना है. देन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस एंड फ्लैट जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, वो केस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए इन दी यूनिट न्यू, चाहे न्यू है चाहे ओल्ड है. एज ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इफ ओल्ड, परचेज प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ एडिशनल आइटम्स, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको, कितना एरिया है प्लॉट का स्क्वायर फीट में, ठीक है, ये सारी मतलब जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहती है डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर रहे हो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी. देन लोन फॉर एक्सटेंशन, आपने अगर फर्दर रेनोवेशन का काम है ना इस तरीके से अगर करना है उसके लिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो. द एज ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, पहले मतलब जो घर बना हुआ है या फ्लैट है जो भी चीज है, ठीक है, कितने टाइम से वो बना हुआ है इसके रिलेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे. प्लॉट एरिया, बिल्ट अप एरिया ऑफ द फ्लैट, मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कितनी है, ठीक है. इज द प्रॉपर्टी मॉर्गेज टू एनी इंस्टीट्यूशन, आपने कहीं उसको उसके ऊपर मतलब वो जो प्रॉपर्टी है एनकम्बर्ड तो नहीं है, ठीक है, किसी का चार्ज तो नहीं क्रिएटेड उसके ऊपर, अगर होएगा डेफिनेटली किनका है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मॉर्गेजी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी. मॉर्गेज वैल्यू, आउटस्टैंडिंग लोन, डिटेल ऑफ प्रपोज रिपेयर एंड एक्सटेंशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड एक्सटेंशन, ठीक है, इसके रिलेशन में आपसे आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है इन केस ऑफ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, ठीक है. देन अदर रेलिवेंट इश्यूज एट प्री सेंशन स्टेज, क्या क्या चीजें हैं जिनके साथ डील करना पड़ता है सेंशन, लोन सेंशन करने से पहले, ठीक है, लोन सेंशन करने से पहले सबसे पहले इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, फ्लोटिंग रेट कर रहे हो, ये चीज के साथ सबसे पहले आपको डील करना पड़ेगा. देन इंश्योरेंस, द हाउस फ्लैट शुड बी इंश्योर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ फायर, रॉयट्स, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, फ्लड, ठीक है, प्रॉपर इंश्योरेंस. देन मॉरेटोरियम पीरियड अगर अलाउड कर रहे हो, रीपेमेंट हॉलीडे में भी अलाउड फॉर होम लोन व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज अंडरटेकन बाय अ रिप्यूटेड बिल्डर, मतलब चांसेस होते हैं कि नहीं यहाँ पे तो डिफॉल्ट नहीं होएगा, बंदा पे करेगा ही करेगा. अ गवर्नमेंट एजेंसी एटसेट्रा एंड बोरर मेक पेमेंट इन स्टेजेस ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड. Moratorium will be up to 18 months after the first disbursement of the loan and 2 months after the completion of the construction. एक जनरल सिनेरियो बताया कि इतना हो सकता है, 18 मंथ्स जब आपने पहली डिस्बर्समेंट की एंड 2 मंथ्स जब कंस्ट्रक्शन जो है आपका कंप्लीट हो गया. मोरेटोरियम पीरियड आपका इतना हो सकता है, मतलब जहां पे आपको जो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो पे नहीं करना होता. देन EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. So the monthly repayment by the applicant is related to the cash flow. There is an element of interest and principal in the monthly payment. The interest payable over the period of loan is calculated and added to the loan amount to arrive at the total payable amount. The amount divided by total number of monthly installment इज कॉल्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो EMI के कॉन्सेप्ट के साथ आप फैमिलियर हो गए. हमने इसके साथ रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था हमारी ये सेशन के दौरान एंड फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से EMI का फॉर्मूला रहता है. तो एक बार के लिए रिकॉल कर लेते हैं उसको. तो इट्स P इंटू R 1 प्लस R रेज टू पावर N 1 प्लस R रेज टू पावर N माइनस 1. प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बनता है. इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिकली ये अश्योर करता है कि आपने जो हर महीने अमाउंट पे करनी है ना वो फिक्स होएगी, उसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है. एंड नॉर्मली इसमें जो प्रिंसिपल की अमाउंट रहती है वो कम रहती है, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट क्या रहती है, ये पूरी जितनी भी बनती है वो मंथ की वो आपसे
जो है कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रिंसिपल की अमाउंट जहां जो आपकी रहेगी वो ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट किसके ऊपर लगना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लगना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप पे करते जाओगे तो आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट कम होती जाएगी, आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट कम होती जाएगी तो इंटरेस्ट की अमाउंट ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ईएमआई का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्री ईएमआई इंटरेस्ट, मतलब भाई अभी आपने मोरेटोरियम पीरियड की बात कर लो या हॉलीडे पीरियड चल रहा है, ठीक है, वो केस में तो प्री ईएमआई इंटरेस्ट मतलब अभी आपने स्टार्ट नहीं की ईएमआईज अपनी देनी, वो स्टार्ट नहीं की। ईएमआई पेमेंट यूजुअली कमेंस 1 month आफ्टर फुल डिसबर्समेंट until final disbursement and repayment commences. Borrower pay interest on the portion of the loan disbursed. जितना डिसबर्स कर दिया गया है आपको लोन उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकता है बोरोर, जितना भी बनता है, मतलब फाइनल डिसबर्समेंट जब रही एंड रीपेमेंट उसने जब स्टार्ट किया। रीपेमेंट नॉर्मली आपको हॉलीडे पीरियड मिलता है ना, वो दौरान आपने रीपेमेंट नहीं करनी होती है ना, तो जब फाइनल डिसबर्समेंट रही एंड जब आपने रीपेमेंट कमेंस की, इसके दौरान जो भी टाइम पीरियड रहा इसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज प्री ईएमआई इंटरेस्ट। आपने अभी ईएमआई तो नहीं पे की लेकिन इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्री ईएमआई इंटरेस्ट। प्री ईएमआई इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ईच डिसबर्समेंट अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईएमआई। ईएमआई जब से आपने पे करनी है वो केस में मॉरेटोरियम पीरियड विल बी देयर, लेकिन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, मतलब कहते हैं ना कि प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट प्यारा होता है ना, ऐसी एक स्टेटमेंट रहती है। तो इंटरेस्ट तो जब भी डिसबर्स किया लोन, इंटरेस्ट आपका तभी से स्टार्ट हो जाएगा आपने, क्योंकि उनको पता है प्रिंसिपल तो इन्होंने पे करना ही है। अगर आज की डेट में 5 लाख का लोन लिया है, 5 लाख तो आपने पे करना ही करना है। इंटरेस्ट ओवर एंड अबव जो उसके ऊपर इनकम है, ठीक है, वो आपका हर जो भी डिसबर्समेंट स्टेज रहेगी उसी के साथ आपका स्टार्ट हो जाएगा, चाहे ईएमआई की रीपेमेंट स्टार्ट हुई हो चाहे ना हुई हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ईएमआई रीसेट। अगर आपने कोई चेंजेस अमेंडमेंट इस तरीके से अगर कोई करना है, इन अ फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट होम लोन द टोटल ड्यूज टू द लेंडर विल चेंज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चार्ज करेंगे डेफिनेटली मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड उसमें आपको यहाँ पे जो अमाउंट आपने रीपे करनी है उसमें भी आपको फिर चेंजेस देखने को मिलेंगे। द लेंडर डजंट यूजुअली चेंज द ईएमआई अमाउंट, द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इंक्रीज और रिड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन टोटल ड्यू। आई होप सो आप रिलेट कर पा रहे हो। ईएमआई का बेसिक जो फंड है वो बेसिकली यही रहता है कि आपकी फिक्स इंस्टॉलमेंट जाए हर बारी, है ना, क्योंकि आपकी फिक्स इनकम है डेफिनेटली कि आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कि हर महीने आप इतना पे कर सकते हो, है ना। ईएमआई क्या रहती है, फिक्स रहती है एंड अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज, तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू बनता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रहेंगी कि भाई आपने 12 इंस्टॉलमेंट में इतना लोन पे करना था, इट्स डिपेंडिंग अपॉन आउटस्टैंडिंग अमाउंट कि ये 12 इंस्टॉलमेंट की जगह हो सकता है 14 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, इट्स डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमाउंट इंक्रीज कर देंगे। देन नेक्स्ट इज चेक ऑफ फैसिलिटी। Check of facility. In the case of a salaried person, a check of arrangement should be pursued. तो कौन सी कैटेगरी के पर्सन्स रहते हैं चेक ऑफ फैसिलिटी के केस में? सैलरीड पर्सन, ठीक है। एंड इररेवोकेबल अथॉरिटी फॉर मेकिंग सैलरी डिडक्शन एंड रिमिटेंस टू द लेंडर शुड बी टेकन फ्रॉम द बोरर। हर महीने मान लो कि सैलरी क्रेडिट होनी है आपके अकाउंट में, आपने लोन लिया है तो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग ले ली जाएगी आपसे, इररेवोकेबल अथॉरिटी। इररेवोकेबल की आप उसको उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने लोन लिया है इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, ठीक है, तो हर महीने सैलरी क्रेडिट होनी है, तो जो भी आपका अमाउंट ड्यू बनता है टूवर्ड्स दी बैंक ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमिट हो जाएगा, ठीक है। रिमिटेंस रहेगी बाय दी बोरर टूवर्ड्स दी लेंडर।
ये एक अश्योरेंस साइन करवाई जाएगी, इररेवोकेबल अथॉरिटी यहाँ पे साइन करवाई जाएगी। द एम्प्लॉयर शुड बी आस्क टू रिकॉर्ड दिस अथॉरिटी एंड कन्वे हिज एक्सेप्टेंस टू एक्ट ऑन दिस इंस्ट्रक्शन। डेफिनेटली क्रेडिट करनी किसने है, एम्प्लॉयर ने करनी है, तो उनकी अथॉरिटी के साथ, उनकी परमिशन के साथ उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ये चीज के रिलेशन में, ठीक है। देन द अरेंजमेंट विल हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इस चीज के लिए आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो टेक इनटू कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्या क्या है। सबसे पहले देयर विल बी इररेवोकेबल लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द बोरर फॉर डिडक्टिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम हिज सैलरी। सबसे पहले तो डेफिनेटली बोरर से ही जो है आपको अश्योरेंस लेनी पड़ेगी वेदर ही इज रेडी टू डिडक्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ फ्रॉम हिज सैलरी और वेजेस और नॉट। तो सबसे पहले आप इररेवोकेबल लेटर ऑफ अथॉरिटी लोगे बोरर से। उसके बाद irrevocable authority for making payment of dues to the lender out of an amount payable to the employee, terminal benefits in case of his or her retirement, resignation, discontinuance of service or death। मतलब जरूरी तो नहीं ना कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे चीज हो जाए, क्या चीजें रहेंगी, मान लो रिटायरमेंट का केस आ जाए, रिजाइन कर दिया, ठीक है, अभी आप सर्विस में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो किस तरीके से फिर आपने हैंडल करना है, किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। देन एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू ऑब्टेन अ क्लियरेंस फ्रॉम द बैंक बिफोर सेटलिंग द ड्यूज टू द एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। डेफिनेटली ऊपर भी हमने डिस्कस किया ना कि एम्प्लॉयर की एक्सेप्टेंस लेनी है, तो यहाँ पे जब भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर रहेगा, रेजिग्नेशन रहेगा, इस तरीके से अगर चीजें होंगी, रिटायरमेंट होंगी, डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर है उसने पहले सेटल करना है जो भी ड्यू है एम्प्लॉय का, ठीक है, जो भी ड्यू है एम्प्लॉय का टूवर्ड्स लेंडर, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस के साथ ही चल रहे हो ये केस में। देन द चेक ऑफ मैकेनिज्म कैन वर्क थ्रू अ बैंक अकाउंट इफ सैलरी इज पेड थ्रू अ बैंक and the bank can record an irrevocable standing instruction the effect payment to the lender। डेफिनेटली जब बैंक अकाउंट में आपकी सीधी सैलरी जाती है तो वो केस में चेक ऑफ जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है, ठीक है। The lender needs to keep himself informed of changes in the employment situation of the customer, changes in the banking relationship by his employer and other factors that may affect the रीपेमेंट। अगर चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके रिलेशन में, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, जो कस्टमर है उसकी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, बैंकिंग रिलेशनशिप में विद द कस्टमर, तो इसके बारे में प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कलेक्ट करना किसका काम है, लेंडर का, ठीक है, कि उसको अपडेट रहना है वो इन्फॉर्मेशन के साथ। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोस्ट डेटेड चेक्स, पीडीसीज। सो वेयर चेक ऑफ अ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू द बैंकर, पोस्ट डेटेड चेक शुड बी ऑब्टेन। क्योंकि आपने मतलब ऐसे नहीं तो वैसे प्रिकॉशन के साथ चलना है, बस ये चीज है। पोस्ट डेटेड चेक वाली जो फैसिलिटी है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक वाला जो काम है ये भी किया जाता है बैंक की तरफ से। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ होम लोन, लेंडिंग बैंक ऑब्टेन पोस्ट डेटेड चेक टूवर्ड्स इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। उन्होंने तो भाई अपना डेट रिकवर करना है, ठीक है, चेक ऑफ फैसिलिटी के साथ करे हो वेल एंड गुड, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पीडीसीज। जो भी आपका अमाउंट ड्यू बनता है, ठीक है, कि आपने पे करना है, नहीं पे करोगे लगा लेंगे आपका पोस्ट डेटेड चेक का। द बैंक हैव सिस्टम इन प्लेस फॉर डीलिंग विद द एंटायर चेन फ्रॉम कस्टडी, प्रेजेंटेशन ऑफ चेक ऑन ड्यू डेट्स, एक्शन टू बी टेकन ऑन डिसऑनर ऑफ चेक एटसेट्रा, ठीक है। देन डेट ऑफ पीडीसीज एज अ मेजर ऑफ practicality, lender have the due date for installment falling close to salary dates when the borrower's deposit account will contain fund। तो डेफिनेटली एक ड्यू डेट रहती है ना कि इतनी डेट को आपने अपना जो आउटस्टैंडिंग जो भी आपका अमाउंट बन रहा है आपने वो पे करना है, इतना जो भी आपका रीपेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो आपने पे करनी है ये ड्यू डेट के ऊपर। एंड नॉर्मली वो जो ड्यू डेट है नियर बाय योर सैलरी डेट्स रहती हैं, सो दैट यू विल बी इजिली मीट ऑफ योर डेट लाइबिलिटी, ठीक है। देन हैंडलिंग ऑफ चेक और रिटर्न अनपेड। इन केस चेक रिसीव अनपे फ्रॉम द पेइंग बैंक फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड, अगर फंड ही नहीं है तो फिर कैसे पेमेंट होगी पेइंग बैंक की तरफ से। द बोरर शुड बी इमीडिएटली कॉन्टेक्टेड
द चेक शुड बी रिप्रेजेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days of its having been returned unpaid with the written request from the borrower. In the event the borrower failing to deposit the amount of the check, the under noted procedure for initiating legal action under section 138 of Negotiable Instrument Act. क्योंकि आपको पता है पेइंग बैंक के रिलेशन में, कलेक्टिंग बैंक के रिलेशन में अगर मैं बात करूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, चेक की बात की जाए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, वो अप्लाई होते हैं. तो अगर यहाँ पे बोरर ने फेल कर दिया अमाउंट डिपॉजिट करवाने में, ठीक है, तो वो केस में यहाँ पे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ये सेक्शन के तहत? सबसे पहले स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन अ चेक इज डिसऑनर ऑन अकाउंट ऑफ. क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं सेक्शन 138 के तहत अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? अगर आपका डिफॉल्ट हुआ ड्यू टू दीज रीजंस, अगर डिफॉल्ट हुआ ड्यू टू दीज रीजंस, क्या क्या है रीजंस? इनसफिशिएंट फंड्स हैं, क्लोजिंग अकाउंट क्लोज करवा दिया आपने, फंड्स इनसफिशिएंट है कि आप लाइबिलिटी नहीं मीट ऑफ कर पा रहे, स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट फंड. ठीक है, तो ये अगर सारी चीजें हुई तो ये केस में आपसे आपके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? स्टेप 1, when a check is dishonor, the bank has to give a notice in writing to the drawer within 15 days of receipt of information by it from the finance institution regarding the return of the check. तो डिसऑनर के केस में सबसे पहले आपने इन्फॉर्म करना है ड्रॉर को अबाउट द डिसऑनर. इफ द ड्रॉर फेल टू मेक पेमेंट of the said amount of money to the bank within 15 days on the receipt of the notice mentioned in step 1, फिर step 3 की तरफ आप फॉलो करोगे. तो step 1 में सबसे पहले ड्रॉर को बताया जाएगा इन केस ऑफ डिसऑनर वॉट एवर मे बी द रीजन, इनसफिशिएंट फंड है या कोई और रीजन है, इसके बारे में ड्रॉर को बताया जाएगा. 15 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पे करना है. अगर पे नहीं किया फिर स्टेप 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे. ठीक है, तो स्टेप 3 क्या है? अ कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट. फिर आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करोगे विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. तो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे है कि कितने टाइम के अंदर अंदर आप कोर्ट में जा सकते हो. तो कितना टाइम पीरियड है? 1 महीने के अंदर अंदर जा सकते हो. जैसे मान लो लास्ट डेट फॉर ऑनरिंग द डिमांड फॉर पेमेंट वॉज 1 January 2003. देन द कॉज ऑफ एक्शन इज सेड टू अराइज ऑन दैट डेट. द कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 January 2003. मतलब जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं इन केस ऑफ डिसऑनर. ठीक है, देन नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो ये टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा. अभी आपकी 2-3 दिन आपकी रिटेल की क्लास नहीं होगी ड्यू टू जेआईबी एग्जाम. मेगा क्लासेस विल बी देयर इन द इवनिंग सेशन. दैट्स वाई रिटेल बैंकिंग की क्लास मतलब मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं हुआ करेगी, मॉर्निंग सेशन नहीं होगा. अगर कभी मैंने क्लास लेनी होगी आई विल इन्फॉर्म यू इन द टेलीग्राम ग्रुप. आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट इन द टेलीग्राम ग्रुप. तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा. आई गेस की 10, 11 एंड 12. 10, 11 एंड 12. ठीक है, तो ये 3 दिन मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है. इवनिंग में मेगा क्लासेस विल बी देयर फॉर जेआईबी एग्जाम. इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मैंने कोई क्लास लेनी होगी रिटेल बैंकिंग की यू विल गेट टू नो इन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, यू विल गेट टू नो इन द टेलीग्राम ग्रुप. तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा. ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन बतानी थी आपको. इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे करती हूँ वाइंड अप. ये जो रेस्ट ऑफ द